डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? किसी भी फर्म को डिसॉल्व करना, यानी एंड करना, क्लोज करना। अगर हम किसी भी फर्म को क्लोज करने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं? फर्म को एंड करने की बात कर रहे हैं, डिसॉल्व करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी तक हमने जो पढ़ा है वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ा है। क्या पढ़ा है मैंने? अभी तक हमने जितने भी चैप्टर पढ़े, वो चाहे आपका एडमिशन ऑफ पार्टनर हो, ठीक है, चाहे वो आपका रिटायरमेंट हो, चाहे वो आपका डेथ हो, चाहे वो आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, ये चारों चैप्टर जो आपने पढ़े हैं, ये चारों के चारों डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हैं। क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप को डिसॉल्व करना। यानी पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने का मतलब है देयर इज ओनली चेंज इन पार्टनरशिप डीड, जहां पे केवल पार्टनरशिप डीड में चेंज आ रहा है, यानी बाकी का बिजनेस जैसे रन हो रहा था वो वैसे ही रन होगा, केवल क्या चेंज होगा? पार्टनरशिप डीड चेंज होगी। ठीक है, पार्टनरशिप डीड चेंज होने का मतलब है कि जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आना, ठीक है, उनकी कैपिटल में चेंज आना, ठीक है, किस पार्टनर को कितनी सैलरी देनी है इसमें चेंज आना, तो ये सारी चीजें हम पहले से क्या करते हैं? डीड में चेंज कर देते हैं। तो वो क्या है आपका? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? ये था हमारा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, लेकिन हम अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पढ़ने जा रहे हैं। आ गई बात समझ में? तो हम ये सारी चीजें तो पढ़ चुके हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ चुके हैं हम लोग, हम पढ़ने जा रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? यहां पे डिसोल्यूशन का मतलब है डिसॉल्व। क्या करना? डिसॉल्व करना। आ गई बात समझ में? डिसॉल्व का मतलब क्या है? क्लोज करना। क्या करना? क्लोज, या कह सकते हैं एंड करना। ठीक है, किसी भी बिजनेस को, किसी भी फर्म को फाइनली क्लोज कर देना, ठीक है, उसका काम बंद कर देना, उसकी सारी अकाउंटिंग को प्रॉपरली क्लोज कर देना, क्या कहलाता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहलाता है। आ गई बात समझ में? तो डिसॉल्व का मतलब क्या होता है? एंड करना, क्लोज करना। आ गई बात समझ में? और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का फर्म का मतलब है कि हमने पार्टनरशिप बिजनेस को ही बंद कर दिया। अब जाहिर सी बात है, आप कोई बिजनेस बंद करोगे, क्या करोगे? बंद करोगे अगर कोई बिजनेस, तो क्या होगा? उसके सारे एसेट्स आप सेल आउट करोगे, लायबिलिटीज का पेमेंट करोगे, जो पैसा बचेगा वो पार्टनर्स में वापस कर दोगे। आ गई बात समझ में? भाई जो भी पार्टनर्स थे वो तो पैसा लेंगे ना अपना। आ गई बात समझ में? तो कहने का मतलब है जितने भी पार्टनर हैं वो क्या करेंगे? भाई उनको तो पेमेंट चाहिए ना फर्म बंद होने के बाद, तो फर्म बंद होने के बाद हम उनको पेमेंट कैसे करेंगे? ऐसे तो है नहीं कि भाई सारे एसेट्स में कोई एक एसेट्स वो ले जाए, कोई एक एसेट्स वो ले जाए। अगर सारी वैल्यूएशन प्रॉपरली हो सकती तो हम एसेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, लेकिन अगर एसेट डिस्ट्रीब्यूट करने से काम नहीं बन रहा तो हम क्या करेंगे? एसेट्स को सेल आउट करेंगे। भाई हो सकता है वो एसेट्स किसी के काम के ना हो, किसी को नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे? उन एसेट्स को सेल आउट करेंगे और हमारे पास जो पैसा आएगा उससे पहले हम लायबिलिटी का पेमेंट करेंगे। किसका पेमेंट करेंगे? जो बिजनेस की लायबिलिटी है। देन उसके बाद जो पैसा बचेगा उस पैसे को हम क्या करेंगे? पार्टनर्स को पेमेंट करेंगे। आ गई बात समझ? क्लियर है यहाँ पे? तो ये है क्या आपका? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में हम क्या करते हैं? पार्टनरशिप बिजनेस को ही क्लोज कर देते हैं, पार्टनरशिप बिजनेस को बंद कर देते हैं, उसके सारे एसेट्स को सेल आउट कर देते हैं और सारी लायबिलिटीज का पेमेंट कर देते हैं। फिर जो पैसा बचता है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। इतनी सिंपल सी बात है। तो जाहिर सी बात है अब यहां पे आपका पूरा बिजनेस बंद हो चुका है, पार्टनरशिप बिजनेस क्या हो गया? बंद हो गया है। तो जाहिर सी बात है जब आप पार्टनरशिप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं, इसकी अकाउंटिंग करने की बात करेंगे, तो इसकी अकाउंटिंग करेंगे तो यहां पे बैलेंस शीट बनाने की तो जरूरत है ही नहीं, क्योंकि बिजनेस क्लोज हो चुका है, सारे एसेट्स बिक चुके हैं, सारी लायबिलिटी का पेमेंट हो चुका है। तो जब कोई एसेट्स बचा ही नहीं, लायबिलिटी बची ही नहीं, तो क्या बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है? नहीं। तो यहां हम क्या बनाते हैं? यहां पे हम मेनली दो चीज बनाते हैं, एक है आपका रियलाइजेशन, दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल। उसके बाद तीसरी चीज हम प्रिपेयर करते हैं बैंक अकाउंट। आ गई बात समझ में? क्लियर है यहाँ पे? अब यहां पे बैलेंस शीट का रोल खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि हमें कोई भी ऐसा एसेट्स कैरी फॉरवर्ड करना ही नहीं नेक्स्ट ईयर में, कोई भी लायबिलिटी हमें कैरी फॉरवर्ड करनी ही नहीं है। तो जब हमें कुछ भी कैरी फॉरवर्ड करना ही नहीं है तो हम क्यों बनाएंगे बैलेंस शीट?
सब कुछ तो बिक चुका है, सारी लायबिलिटी पेमेंट हो चुकी है, सो नो नीड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। तब कोई भी हमें बैलेंस शीट बनाने की जरूरत है ही नहीं। तो इस केस में हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, रियलाइजेशन अकाउंट। अगली बात समझ में, देखिए बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर से आपको एक क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछा जाता है। आ गई बात समझ, ठीक है, या फिर आपसे 4 नंबर में भी वो क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। आ गई बात समझ, क्लियर, जिसमें आपको रियलाइजेशन बनाने को आएगा। क्या आएगा, रियलाइजेशन। क्लियर है यहां पे। जनरली अभी तक जो देखा गया है, आपको जनरली या तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने को आता है या जर्नल एंट्री करने को आती है। आ गई बात समझ में। बहुत रेयर केस में ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पुटअप हुआ है जिसमें रियलाइजेशन एंड पार्टनर्स कैपिटल दोनों कहा बनाने को। आ गई बात समझ। ज्यादातर अभी तक हमेशा ऐसा ही क्वेश्चन आता है जिसमें रियलाइजेशन बनाना हो और पार्टनर्स कैपिटल नहीं बनाना होता, या फिर जर्नल एंट्री करनी हो। क्या करनी हो, जर्नल एंट्री। तो इस चैप्टर में जर्नल एंट्री को बहुत ध्यान से पढ़िएगा और रियलाइजेशन अकाउंट को बहुत ध्यान से, अगर आपको इस चैप्टर से स्कोर करना है तो। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फर्म को डिसॉल्व करने की। ठीक है, तो हमें यह पता चल चुका है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एक अलग चीज है, जहां पे पार्टनरशिप डीड में चेंज आता है, और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब है जहां पूरी पूरी फर्म ही बंद हो गई है। आ गई बस समझ, यहां तक कोई डाउट है। अब देखो, फर्म को डिसॉल्व करने के लिए हमारे पास कई मोड है। ठीक है, तो जैसे पहला मोड हमारे पास क्या कहता है, जो फर्स्ट मोड है हमारा, वो ये कहता है हमारा डिसोल्यूशन का फर्स्ट मोड कहता है म्यूचुअल एग्रीमेंट। क्या है, म्यूचुअल एग्रीमेंट। ठीक है, मतलब म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात करें, म्यूचुअल एग्रीमेंट, अगर हम म्यूचुअल एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं, इसका मतलब क्या कह रहे हैं, ये पहला मोड है फर्म को डिसॉल्व करने का। कहने का मतलब है जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनर है, अगर वो सारे पार्टनर एग्री हैं फर्म को डिसॉल्व करने के लिए, सभी चाहते हैं कि हम फर्म को डिसॉल्व कर लें, तो अगर सभी लोग एग्री हैं, म्यूचुअल एग्रीमेंट का मतलब क्या हुआ, एवरीवन इज एग्री टू क्लोज द फर्म। सभी लोग चाहते हैं, सभी लोग सहमत हैं, सभी लोग आपसे आपस में सहमत हैं कि हम बिजनेस को बंद कर दें। आ गई बस, जब सभी लोग सहमत हैं तो हम उस बिजनेस को बंद कर सकते हैं, कोई दिक्कत, कोई डाउट। दूसरा पॉइंट ये आता है अंडर सेक्शन, ये आता है अंडर सेक्शन 40, किसमें आता है, अंडर सेक्शन 40 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या आता है, दूसरा पॉइंट है आपका कंपल्सरी डिसोल्यूशन। क्या आता है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। ये कंपल्सरी डिसोल्यूशन कब होता है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन तब होता है जब, अब इसके अंदर भी कुछ पॉइंट्स हैं। कंपल्सरी डिसोल्यूशन के अंदर सबसे पहली चीज क्या है भाई, कभी भी कोई भी फर्म कंपल्सरी कब है कि उसको डिसॉल्व करना ही करना है, मैंडेटरी है कि डिसॉल्व करना है, आप उसे रोक नहीं सकते, फर्म बंद करना ही पड़ेगा। तो कौन सी ऐसी कंडीशन है कि जब हमें वो फर्म बंद करना मैंडेटरी हो जाता है, पहली कंडीशन, व्हेन ऑल पार्टनर्स बिकम इंसॉल्वेंट, जब सारे पार्टनर क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए। अगर सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, भाई इंसॉल्वेंट का मतलब क्या है, दिवाला निकल जाना। दिवाला निकलने का मतलब है कि यू आर नॉट कैपेबल टू पे लायबिलिटी, आप अपनी लायबिलिटी को पे करने के लिए कैपेबल नहीं है। अब आपके पास इतना पैसा नहीं कि आप अपनी उधारी भर सकें, समझ में आ रहा है कि नहीं हम लोग, अब इतना पैसा बचा नहीं है, सारा ट्रेडिंग में हार चुके हैं, अब बचा नहीं कि उधारी भर दें, है ना, गाड़ी भी बेच दी, सोफा भी बेच दिया, सब गया। तो क्या है कि अब जब पैसा बचा नहीं तो आप क्या हो गए, इंसॉल्वेंट। तो अगर आप इंसॉल्वेंट हो गए, इट मींस कि अब आप बिजनेस कैसे रन करोगे, बिजनेस तो नहीं रन कर सकते ना, पैसा है ही नहीं बिजनेस रन करने के लिए। तो फर्म क्या है, कंपलसरी है कि आपको उसे डिसॉल्व करना ही पड़ेगा। आ गई बात समझ में, किसी को डाउट है यहां पे, किसी को प्रॉब्लम। फिर दूसरी चीज क्या है, और कब हो सकता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, हाँ, जब बिजनेस क्या हो जाए, इल्लीगल हो जाए। अगर आपका बिजनेस इल्लीगल हो जाए, मान लीजिए आप जो बिजनेस रन कर रहे हैं, ठीक है,
एज पर द लॉ वो नहीं सूट कर रहा। अब आप बिजनेस चला रहे हैं चरस की तस्करी करने का, चरस बेचने का, गांजा बेचने, पार्टनरशिप में चला रहे हैं, ये कोई पार्टनरशिप बिजनेस है? सामने दिखा रहे हैं कि हम जो है क्या नाम है कि गुल्लक बेचने का काम कर रहे हैं, पता चला गुल्लक के अंदर चरस जा रही है। अभी अपने औरैया में पकड़ा गया था, एक आदमी जो है वो फ्रिज की सप्लाई कर रहा था, फ्रिज के अंदर चरस रख के ले जा रहा था, कोई था ना ऐसा, पकड़ा गया था। तो अब बिजनेस आप कुछ दिखा रहे हैं, ठीक है, और कर कुछ रहे हैं, तो इलीगल हो गया ना बिजनेस। तो जब बिजनेस इलीगल है तो ऑटोमेटिकली उस फर्म को क्या करना पड़ेगा? डिसॉल्व करना पड़ेगा, कंपलसरी कि आपको डिसॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि वो बिजनेस क्या हो गया? इलीगल हो गया। आ गई बस सुन, क्लियर है यहां पे? वैसे भी हमने पार्टनरशिप में पढ़ा था कि पार्टनरशिप कभी भी किसी इलीगल चीज के लिए नहीं हो सकती। पार्टनरशिप जब भी होगी वो हमेशा किसी न किसी लीगल बिजनेस के लिए हो सकती है, इलीगल बिजनेस के लिए कोई पार्टनरशिप नहीं की जाती। आ गई बस सुन, यहां तक क्लियर है? अब इसके बाद हम बात करते हैं कंपल्सरी डिसोल्यूशन के बाद आता है ऑन द हैपनिंग ऑफ, अच्छा इसमें एक चीज नोट कर लीजिए, अंडर सेक्शन 41, ठीक है। इसके बाद आता है आपका ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट, हैपनिंग ऑफ इवेंट, ठीक है। तो कौन सा इवेंट है जिसके होने से फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा? कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जिनके हो जाने से हमें फर्म को क्या करना पड़ेगा? डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो जैसे पहला इवेंट है आपका कि मान लीजिए आपका टाइम पीरियड ओवर हो गया, हमने बिजनेस को जो 5 साल के लिए एग्रीमेंट किया था, अब वो एग्रीमेंट क्या है? ओवर हो गया। हमने 5 साल का एग्रीमेंट किया था पार्टनरशिप बिजनेस का, 5 साल खत्म, तो बिजनेस को क्या करना पड़ेगा? डिसॉल्व करना पड़ेगा। जब हमारा पहले से ही जो एग्रीमेंट था पार्टनर्स का आपस में, वो एग्रीमेंट क्या हो गया? खत्म हो गया। यानी टाइम पीरियड खत्म हो जाने पे, टाइम पीरियड के कंप्लीट हो जाने पे फर्म ऑटोमेटिकली क्या होगी? डिसॉल्व होगी। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये कहता है कि आपने जो प्रोजेक्ट लिया है, जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, कोई स्पेसिफिक पार्टनरशिप थी, मान लीजिए हमने पार्टनरशिप की थी रोड बनाने के लिए, अब वो रोड बन के कंप्लीट हो गई, तो पार्टनरशिप फर्म क्या होगी? डिसॉल्व हो जाएगी। जब हमें पता है कि वो पार्टनरशिप किस लिए की गई थी? केवल उस रोड को बनाने के लिए या बिल्डिंग को बनाने के लिए, वो बिल्डिंग बनके तैयार हो गई, तो पार्टनरशिप फर्म क्या होगी? खत्म होगी। आ गई बस समझ? क्लियर है यहां पे? ये क्या है? ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट, क्लियर है यहां पे? या फिर कोई पार्टनर क्या हो जाए? इंसॉल्वेंट, यहां पे भी इंसॉल्वेंट की कंडीशन है। कोई भी पार्टनर अगर क्या हो जाए? इंसॉल्वेंट हो जाए, तो भी फर्म क्या होगी? डिसॉल्व होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो क्या हो गया? ऑन द हैपनिंग ऑफ इवेंट। ये किस में आता है? अंडर सेक्शन 42। इसके बाद आता है बाय नोटिस। बाय नोटिस का मतलब क्या है? बाय नोटिस मतलब एक पार्टनर, अगर कोई भी एक पार्टनर सभी पार्टनर को नोटिस इशू कर दे कि मैं फर्म को डिसॉल्व करना चाहता हूं, फर्म में अब ये चीजें गलत है या कुछ भी है, आ गई बस में, या सभी पार्टनर मिलकर एक पार्टनर के अगेंस्ट नोटिस इशू कर दें, तो फर्म क्या होगी? डिसॉल्व हो जाएगी। आ गई बस में? तब फर्म को क्या करना होगा? क्लोज करना होगा। इसीलिए याद करिए, जब हमने पढ़ा था फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप, तो उसमें सबसे पहले हमने यही पढ़ा था कि इस बिजनेस को लॉन्ग टर्म तक चलाना सबसे मुश्किल काम है। ये बिजनेस बहुत लॉन्ग टर्म नहीं होता है, इसीलिए ज्यादातर लोग पार्टनरशिप बिजनेस से बचते हैं, पार्टनरशिप से बचते हैं। क्यों? क्योंकि पार्टनरशिप में अगर एक भी पार्टनर बिगड़ गया, उसका आपसे नहीं बना, तो एक नोटिस लगाएगा, सब काम खराब, पूरा बिजनेस खराब हो जाएगा कि नहीं? तो वहां तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात समझ? क्लियर? तो यहां पे कहने बाय नोटिस का मतलब कोई भी पार्टनर अगर किसी भी पार्टनर को नोटिस इशू कर दे, तो उससे क्या है? हम नोटिस देके भी हम फर्म को क्या कर सकते हैं? डिसॉल्व कर सकते हैं। तो ये किस में आता है? अंडर सेक्शन 43। फिफ्थ कंडीशन, 5वीं कंडीशन है इसकी, ऑर्डर बाय कोर्ट। ऑर्डर बाय कोर्ट, कोर्ट के थ्रू ऑर्डर आ जाए। भाई कोर्ट डायरेक्टली कब ऑर्डर दे सकता है फर्म को डिसॉल्व करने के लिए?
कोर्ट जो है कब ऑर्डर दे सकता है डायरेक्टली फर्म को डिसॉल्व करने के लिए? कोर्ट डायरेक्टली तब ऑर्डर दे सकता है फर्म को डिसॉल्व करने के लिए जब उसे यह पता हो कि फर्म में कोई पर्सन अनसाउंड माइंड है। क्या हो? व्हेन पार्टनर बिकम अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मतलब समझते हो? पागल हो जाना, दिमागी रूप से कमजोर हो जाना, मेंटली डिस्टर्ब होना। तो अगर पता है कि कोई इंसान पागल है, वो मेंटली डिस्टर्ब है, तो जाहिर सी बात है कुछ भी उल्टा सीधा डिसीजन ले सकता है, कुछ भी उल्टा सीधा काम कर सकता है, प्रोडक्ट में कुछ भी उल्टा सीधा बना सकता है। तो ये तो पब्लिक के लिए क्या है? हार्मफुल है। सोशल वेलफेयर के लिए क्या है? कोर्ट को ऑर्डर देना पड़ेगा उस फर्म को बंद करने के लिए, उस पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने के लिए। आ गई बात समझ में? और क्या हो सकता है? व्हेन अ पार्टनर फाइल कंप्लेन अगेंस्ट ऑल अदर पार्टनर। एक पार्टनर अगर सभी पार्टनर के खिलाफ कंप्लेन फाइल कर दे तो भी फर्म को क्या करना पड़ेगा? डिसॉल्व। भाई एक पार्टनर कोर्ट में चला गया कि भाई ये पार्टनर मेरे साथ धोखा कर रहे हैं, मैं इनके काम से सेटिस्फाई नहीं है, मुझे इसमें उसने केस लगा दिया आपके ऊपर, कंप्लेन फाइल कर दी, तो जब तक जांच हो नहीं जाएगी उसमें क्या लग जाएगी? सील। ले बंद। सबसे बड़ी समस्या। यह सभी पार्टनर मिलकर एक पार्टनर के खिलाफ कंप्लेन कर दें तो भी फर्म क्या होगी? बंद। आ गई बस। तो कोर्ट ऑर्डर देगा कि नहीं? और क्या है पॉइंट? व्हेन बिजनेस बिकम इलीगल, अनलॉफुल। बिजनेस क्या हो जाए? अनलॉफुल। मींस एज पर लॉ, जो पार्टनरशिप एक्ट का लॉ है 1932, इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर बिजनेस काम नहीं कर रहा है तो भी कोर्ट ऑर्डर दे सकता है फर्म को डिसॉल्व करने के लिए। आ गई बात समझ में कि नहीं? क्लियर है यहां पे? तो ये क्या है? कोर्ट की तरफ से। तो ये किस में आता है? अंडर सेक्शन 44। तो ये क्या हो गया हमारे? मोड ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्म को डिसॉल्व करने के मोड्स हैं। आ गई बात समझ में? किसी को डाउट है? किसी को प्रॉब्लम? अब आते हैं हम लोग, यहां तक सबको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग आते हैं सेटलमेंट ऑफ लायबिलिटी एंड रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। ठीक, एसेट्स का रियलाइजेशन और लायबिलिटी का सेटलमेंट कैसे होगा? आ गई बात समझ में? क्लियर? लायबिलिटी का सेटलमेंट करने का मतलब लायबिलिटी का पेमेंट कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहली चीज ध्यान रखिएगा, फर्स्ट पॉइंट ध्यान रखिएगा आप कि जब भी बिजनेस के पास पैसा होगा डिसोल्यूशन के टाइम, फर्म सबसे पहला काम क्या करेगी? सारी लायबिलिटीज का पेमेंट करेगी। थर्ड पार्टी लायबिलिटी किसका पेमेंट करेगी? कंपनी है फर्स्ट क्या होगा? टू पे थर्ड पार्टी लायबिलिटी। कौन सी लायबिलिटी? थर्ड पार्टी लायबिलिटी। आ गई बात समझ में? ये थर्ड पार्टी लायबिलिटी कौन क्या होता है? व्हाट इज थर्ड पार्टी लायबिलिटी? जो आउटसाइडर से है। किससे है? आउटसाइडर से। कोई भी आउटसाइडर पर्सन, चाहे हमने बैंक से लोन लिया हो, या हमारा कोई क्रेडिटर हो, या बिल्स पेबल हो, या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो, ये सब क्या है? हमारे थर्ड पार्टी लायबिलिटी है। या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड हो, ये भी थर्ड पार्टी लायबिलिटी में आता है। आ गई बात समझ? तो ये सब क्या हमारी थर्ड पार्टी लायबिलिटी। तो सबसे पहला काम करेंगे हम इन लायबिलिटी को पेमेंट करना है। अब ये ध्यान रखना, इन लायबिलिटी के लिए अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट में कहा है कि आपको इतना रुपए पेमेंट करना है इस लायबिलिटी का, तो जितना कहा है आप उतना पेमेंट कर दोगे। लेकिन अगर कुछ नहीं कहा, मान लो कुछ नहीं कहा कि ये लायबिलिटी पे करनी है या नहीं करनी, ये बात कुछ नहीं कही, लायबिलिटी के पे करने के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, तो भी आपको वो लायबिलिटी पे करनी ही करनी है। मींस द पेमेंट ऑफ थर्ड पार्टी लायबिलिटी इज मैंडेटरी। क्या है? मैंडेटरी है, कंपल्सरी है। आगे बस में क्वेश्चन में आपसे ये कहा नहीं गया है, क्वेश्चन में आपसे ये कहा नहीं गया है कि वो थर्ड पार्टी लायबिलिटी का पेमेंट करना है, लेकिन फिर भी आप उसका पेमेंट करेंगे। फिर भी आप उसका पेमेंट करेंगे। मैंडेटरी है, कंपल्सरी है, आपको पेमेंट करना ही पड़ेगा, क्वेश्चन में कहा जाए या ना कहा जाए। अगर क्वेश्चन में कहा गया है
तो जैसे कहा गया वैसे पेमेंट करेंगे, अगर नहीं कहा गया है तो आप उसको सीधा सीधा बैंक के थ्रू पेमेंट करते हैं। जितना भी उसका पूरा अमाउंट था, जितना भी अमाउंट था उसको पूरा पूरा पेमेंट करेंगे। लेकिन अगर एडजस्टमेंट में कुछ कहा है कि कम देना है तो कम देंगे, ज्यादा देना है तो ज्यादा देंगे। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यहां पे ये पहला पॉइंट सबको क्लियर हो गया कि लायबिलिटी का पेमेंट कैसे होना है। दूसरा पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि कोई भी एसेट्स जो रियलाइज हो रहा है, अगर कोई भी टेंजिबल एसेट्स है, कैसा एसेट्स है? टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स समझते हैं ना? टेंजिबल एसेट्स में आपका आता है प्लांट है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, फर्नीचर है, ठीक है? ये क्या है? टेंजिबल एसेट्स। तो टेंजिबल एसेट्स जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जिनका फिजिकल अपीयरेंस है। क्या है? फिजिकल अपीयरेंस। जिस भी एसेट्स का फिजिकल अपीयरेंस है वो क्या है? आपका टेंजिबल एसेट्स है। और उस टेंजिबल एसेट्स को अगर आप सेल आउट कर रहे हैं तो देखिए उसकी ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में कहा है कि वो टेंजिबल एसेट्स बिक रहा है इतने रुपए में, तो आप जितने रुपए में कहा उतने रुपए में बेच देंगे, रियलाइज हो जाएगा। लेकिन अगर कुछ नहीं कहा उसके बारे में, मान लीजिए आपके पास एक बिल्डिंग है और एक प्लांट है, दो टेंजिबल एसेट्स है। बिल्डिंग के बारे में आपको क्वेश्चन में कहा है कि बिल्डिंग बिक रही है 5 लाख रुपए में, लेकिन प्लांट के बारे में एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं कहा है। नथिंग इज रिटन इन क्वेश्चन हाउ टू रियलाइज प्लांट। तो आप क्या करेंगे? जितना भी प्लांट की ओरिजिनल वैल्यू दी है बैलेंस शीट में वो पूरा पूरा एज्यूम कर लेंगे कि रियलाइज हो गया। ऑटोमेटिकली हम उसको रियलाइज मान लेंगे। क्या मान लेंगे? रियलाइज मान लेंगे। ये अभी नया चेंज आया है इसमें, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या था? जो एसेट्स बिक रहा है केवल वही रिकॉर्ड होगा, जो नहीं बिक रहा उसको हम छोड़ देते थे। लेकिन अभी क्या है? जो बिक रहा है एडजस्टमेंट में जो कहा गया कि बिक रहा है वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे बिक रहा है, और जो नहीं लिखा है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं कहा कि बिकेगा या नहीं बिकेगा या उसकी सेल की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तब भी हम एज्यूम कर लेंगे कि वो बुक वैल्यू पे ही सेल आउट हो गया। किस पे सेल आउट हो गया? बुक वैल्यू पे। आ गई बात समझ में? तो जिस एसेट्स के टेंजिबल एसेट्स, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स रियलाइज्ड as at their book value, किस पे रियलाइज होगा? बुक वैल्यू। इफ इंफॉर्मेशन नॉट गिवन, समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है उसके रियलाइज की तो बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट में जो उसकी कीमत दी हुई है, बैलेंस शीट में जो उसका प्राइस दिया हुआ है। आ गई बात समझ में? दूसरी कंडीशन क्या है? ये समझ में आया कि नहीं? अगर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है वो कितने रुपए में बिक रहा है, तब तो आपको उतने में ही बेचना है ना, तब आपको बुक वैल्यू पे सेल करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या लिखा? इफ इंफॉर्मेशन नॉट गिवन। अगर इंफॉर्मेशन गिवन है तो जैसी गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम उसको रियलाइज करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग हम उसको सेल करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई डाउट है यहां पे? कोई प्रॉब्लम? आगे ध्यान दीजिएगा। इनटेंजिबल एसेट्स, इनटेंजिबल एसेट्स आर नॉट रियलाइज्ड, ठीक है? इनटेंजिबल एसेट्स को हम रियलाइज नहीं करेंगे इफ इंफॉर्मेशन नॉट गिवन, अगर इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है तो हमें उसको रियलाइज भी नहीं करना। लेकिन अगर इंफॉर्मेशन दी गई है कि गुडविल इतने रुपए में बिक रही है तो रियलाइज करोगे। आ गई बात समझ में? पेटेंट इतने रुपए में बिक रहा है तो रियलाइज करोगे। लेकिन पेटेंट, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, सॉफ्टवेयर, ये सारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। अगर इनकी रियलाइजेशन की इंफॉर्मेशन नहीं दी है तो उसे आप रियलाइज भी नहीं करेंगे। आ गई बात? उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली जीरो मान ली जाएगी। क्या मान ली जाएगी? जीरो मान ली जाएगी। यानी जीरो वैल्यू पे रियलाइज होगा। किस वैल्यू पे रियलाइज होगा? जीरो वैल्यू पे रियलाइज होगा। आ गई बात समझ में? किसी को डाउट है? किसी को प्रॉब्लम? तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे? ये तो नॉर्मल सेटलमेंट हो गया। अब इसके बाद जो बिजनेस के पास पैसा होगा
जो भी कैश होगा बिजनेस क्या करेगा, उससे पार्टनर्स का लोन पेमेंट करेगा। किसका पेमेंट करेगा? पार्टनर्स का लोन पेमेंट करेगा। और पार्टनर का लोन पेमेंट करने के बाद जो पैसा बचेगा उस पैसे से हम क्या करेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल का पेमेंट करेंगे। आगे बात समझ में? तो ये हो गया आपका सेटलमेंट एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करते वक्त हम किस तरह से एसेट्स का सेटलमेंट करेंगे, किस तरह से हम लायबिलिटीज का पेमेंट करेंगे, किस तरह से हम एसेट्स को रियलाइज करेंगे, किस तरह से हम पार्टनर्स को पेमेंट करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहां तक कोई डाउट है इसमें? चलिए अब आते हैं हम लोग अकाउंटिंग फॉर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म के टाइम जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग क्या होगी? तो देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के टाइम पे हमारी जो अकाउंटिंग होगी वो क्या होगी? सबसे पहली चीज हम बनाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट। क्या बनाएंगे? रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक, रियलाइजेशन अकाउंट के बाद हमारा बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर पार्टनर में का किसी का लोन है तो क्या बनेगा? पार्टनर्स लोन अकाउंट भी बनेगा। क्या बनेगा? पार्टनर्स लोन अकाउंट। देन लास्ट में आपका बनेगा बैंक अकाउंट। क्या बनेगा? आ गई बात समझ में? तो ये कहां, ये है अकाउंटिंग ऑफ एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करते वक्त जो हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये सारे अकाउंट्स, ये सारे लेजर्स हम प्रिपेयर करेंगे। कितने लेजर प्रिपेयर करते हैं? 4, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेश्चन। आप जनरली तो सारे ही प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में अगर आपसे कह रहा है केवल रियलाइजेशन बनाओ, देन यू हैव टू प्रिपेयर ओनली रियलाइजेशन। अगर क्वेश्चन कह रहा है रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल दोनों बनाओ तो दोनों बनाइए। अगर आपसे कह रहा है चारों बनाओ तो चारों बनाइए। इट्स डिपेंड ऑन क्वेश्चन, ठीक है। बट जनरली हम ये चारों चीज प्रिपेयर करते हैं। आ गई बात समझ में? क्लियर है? यहां पे किसी को डाउट है? यहां तक क्लियर हो गया? अब आगे आते हैं हम लोग। सबसे पहले हम आते हैं जर्नल एंट्री पे। किस पे आते हैं? जर्नल एंट्री पे। तो पहली ट्रांजैक्शन आपकी क्या है? देखिए, फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपका क्या कहता है? फर्स्ट ट्रांजैक्शन आपका कहता है एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। लिखते जाइए आप लोग, जर्नल एंट्री लिखते चलिए। एसेट्स ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अब जो एसेट्स है उन्हें हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। कहां ट्रांसफर कर रहे हैं? रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। अब हम उन्हें रियलाइजेशन अकाउंट में जब ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक, तो क्या एंट्री बनेगी? तो जर्नल एंट्री लिखिए इसकी जर्नल एंट्री आपकी बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स अकाउंट, ठीक है। अब इसके नीचे ब्रैकेट में लिख लीजिए एक्सक्लूडिंग। क्या लिखेंगे? एक्सक्लूडिंग, लिखिएगा, लिखते जाइएगा। एक्सक्लूडिंग कैश, बैंक, P&L अकाउंट, डेबिट बैलेंस, ठीक है, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ठीक है, करंट अकाउंट। कई बार आपका करंट अकाउंट एसेट साइड में दिया होता है कि नहीं? अगर आपका करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस है, एसेट साइड में गिवन है, तो वो भी आपका रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। आ गई बात समझ में? ये जितनी चीजें यहां लिखी है एक्सक्लूडिंग, ऑल दीज थिंग्स आर नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन में। ये सारी चीजें हम रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे। क्या क्या नहीं करेंगे? कैश,
बैंक, P&L अकाउंट, डेबिट बैलेंस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, करंट अकाउंट। आ गई बस समझ में? क्लियर है यहां पे? तो ये सारी चीजें हम रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं करेंगे। अब आते हैं हम नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपकी क्या है? सेकेंड ट्रांजेक्शन आपकी है लायबिलिटीज। क्या है? लायबिलिटीज ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है? अब आपकी लायबिलिटीज ट्रांसफर हो रही है रियलाइजेशन अकाउंट में, तो आपको अब समझ में आ गया क्या एंट्री होनी चाहिए? जस्ट अपोजिट होगा कि नहीं? तो क्या हो जाएगा? लायबिलिटीज, वेरी गुड, अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है यहां पे? इसमें भी लिखिएगा एक्सक्लूडिंग, कौन सी चीजें हैं जो एक्सक्लूडेड है, जो रियलाइजेशन में ट्रांसफर नहीं होंगी। तो कौन कौन सी चीजें हैं? तो सबसे पहले आपका पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है, पार्टनर्स लोन, ठीक है, पार्टनर की कैपिटल और पार्टनर का लोन, जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आईएफआर ट्रांसफर होगा, आईएफआर ट्रांसफर होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ही एक ऐसा रिजर्व है जो कि यहां पे ट्रांसफर होगा, बाकी का कोई भी रिजर्व ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है वो ट्रांसफर होगा यहां पे। आ गई बात समझ में? तो देखिए यहां पे क्या आज आपका और क्या बचा? आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस। आ गई बात समझ में? करंट अकाउंट, ठीक है, ये सारी चीजें आपकी ट्रांसफर नहीं होंगी। कहां पे? आईएफआर इसलिए होगा क्योंकि आईएफआर जो है वो इन्वेस्टमेंट के लॉस को कवर अप करने के लिए होता है, और इन्वेस्टमेंट आप उसी रियलाइजेशन में ट्रांसफर करोगे, उसको सेल आउट करोगे तो उसके जो भी लॉस होगा वहीं पे वो कवर कर लेगा। आ गई बात समझ में? क्लियर? मन में क्वेश्चन आ रहा है ना कि आईएफआर क्यों नहीं ट्रांसफर होगा, सॉरी क्यों ट्रांसफर होगा? वो इसलिए ट्रांसफर होगा क्योंकि वो किस लिए क्रिएट किया जाता है? इन्वेस्टमेंट में होने वाले लॉस को कवर करने के लिए। और इन्वेस्टमेंट आपका कहां ट्रांसफर होगा? रियलाइजेशन में। और अगर वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो रहा है तो जाहिर सी बात है उसके लॉस को कवर करने के लिए हमें आईएफआर को भी वहीं ट्रांसफर करना होगा। आ गई बात समझ में? क्लियर है यहां पे? किसी को डाउट है? किसी को प्रॉब्लम? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन लिखिए आप लोग। नेक्स्ट है आपका एसेट्स रियलाइज्ड। हाँ, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है आपका एसेट्स रियलाइज्ड। अब आप जब कोई भी एसेट्स रियलाइज करोगे, क्या करोगे? एसेट्स रियलाइज्ड और सोल्ड, ठीक है। कोई भी एसेट्स हम रियलाइज करें या सेल करें, देखिए अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि वो कैश पे सेल हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। लेकिन कैश मेंशन नहीं किया है तो आप क्या लिखेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। क्योंकि ये हम अज्यूम करते हैं कि ज्यादातर जो बड़ी पेमेंट है वो चेक के थ्रू ही की जाती है, बैंक के थ्रू ही की जाती है। आ गई बात समझ में? तो हम यहां पे अज्यूम करेंगे बैंक के थ्रू हो रहा है। तो ये बताओ जब आप एसेट सेल करोगे तो पैसा आएगा ना आपके पास, तो पैसा आ रहा है तो क्या होता है? वो डेबिट। तो बैंक क्या होगा? डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। आ गई बात समझ में? क्लियर है यहां पे? किसी को डाउट? ये हो गया क्या आपका? एसेट्स रियलाइज। फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है आपका? एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर।
एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर। अगर कोई पार्टनर एसेट्स को टेक ओवर कर रहा है, मान लीजिए कहा कि एक पार्टनर है अजय, अजय टेक ओवर फर्नीचर ऑफ बिजनेस। अजय ने क्या किया, फर्नीचर को टेक ओवर कर लिया। तो अब अजय वो फर्नीचर ले रहा है, लेकिन बिजनेस को तो पैसा चाहिए ना फर्नीचर का, क्योंकि बाकी पार्टनर क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, उसकी वो जो फर्नीचर ले रहा है उसके फर्नीचर को हम उसके कैपिटल में ही एडजस्ट कर देते हैं। कहां एडजस्ट कर देते हैं, हम उससे पैसे नहीं लेते, हम उतने ही अमाउंट का उसका कैपिटल घटा देते हैं। आ गई तो ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट हो जाएगा कि नहीं। तो क्या एंट्री बनेगी आपकी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, तो यहां तक हो गया हमारा एंट्री कि एसेट्स टेकन ओवर बाय पार्टनर अगर है तो क्या एंट्री होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब इसके बाद हमारी फिफ्थ ट्रांजैक्शन क्या कहता है, फिफ्थ ट्रांजैक्शन कहता है आपका लायबिलिटी पेड ऑफ। अगर हम किसी लायबिलिटी को पेड ऑफ कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगी, ये बताइए। हम पेमेंट कर रहे हैं ना, तो पैसा हमारे पास से जा रहा है, अगर हमारे पास से पैसा जा रहा है तो क्या होगा, बैंक क्रेडिट में होगा या डेबिट में, डेबिट में होगा कि क्रेडिट में होगा, वेरी गुड, क्रेडिट में होगा। ठीक है, कहां होगा, क्रेडिट में होगा। ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आ गई बस समझ में, क्लियर है यहां पे। अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पे। सिक्स ट्रांजैक्शन देखिए क्या कहता है आपसे, सिक्स ट्रांजैक्शन आपसे कहता है लायबिलिटी टेकन ओवर बाय पार्टनर। अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी को टेकन ओवर करेगा, यानी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि ये लायबिलिटी मैं पे करूंगा, ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगी, उसको भी तो हम उसकी कैपिटल से ही एडजस्ट करेंगे, तो क्या एंट्री बनेगी आपकी, अच्छा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आ गई बात समझ में, क्लियर। तो ये आपकी एंट्री होगी अगर कोई पार्टनर लायबिलिटी को टेक ओवर करता है। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, लायबिलिटी पेड by giving assets। ठीक है, मान लीजिए कोई लायबिलिटी है जिसका पेमेंट हम एसेट्स के थ्रू कर रहे हैं, किसके थ्रू कर रहे हैं, एसेट्स के थ्रू, यानी लायबिलिटी के अगेंस्ट में हम उसको एसेट्स देके हम उस लायबिलिटी का क्या कर रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं। अगर हम किसी को एसेट्स देके लायबिलिटी का पेमेंट कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगी उस केस में, बहुत देर से इसका आपको इंतजार था कि नो एंट्री कब आए, है ना, ठीक है, तो नो एंट्री होगी यहां पे, क्योंकि आपने पार्टनर को लायबिलिटी उठा के दे दी, सॉरी लायबिलिटी का पेमेंट आपने क्या किया, एसेट्स के थ्रू कर दिया। तो जब आप एसेट्स के थ्रू लायबिलिटी का पेमेंट करते हैं तो उसकी कोई भी एंट्री रियलाइजेशन में नहीं होगी। किसी को डाउट है यहां पे, किसी को प्रॉब्लम, फिर इसके बाद आप लिखिए रियलाइजेशन एक्सपेंस, पेड।
ठीक। अगर आपसे केवल ये लिखा है रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड, इसका मतलब ये जो भी खर्चा हो रहा है फर्म को रियलाइज करने में, रियलाइज करने का मतलब जो भी एसेट्स हम सेल आउट कर रहे हैं, जो लायबिलिटी हम पेड ऑफ कर रहे हैं, उसमें हमें कुछ ना कुछ एक्सपेंस आ रहा है, चाहे हम ब्रोकर को पे कर रहे हो या एजेंट को पे कर रहे हो या हम लेबर को पैसा दे रहे हो सारे एसेट्स को अनइंस्टॉल करने का, तो ये रियलाइजेशन एक्सपेंस है। तो ये एक्सपेंस अब कंपनी पे कर रही है, तो क्या एंट्री होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। यहां तक क्लियर है? किसी को डाउट है? अब इसके बाद ये सारी एंट्री करने के बाद हम रियलाइजेशन में क्या फाइंड आउट करते हैं? वी हैव टू फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस, कि हमें रियलाइजेशन में गेन हुआ है या लॉस हुआ है। तो पहला लिखिए 8th था ना, ये 9th हो गया है ना, ठीक। क्या होगा? गेन ऑन रियलाइजेशन। अगर हमें रियलाइजेशन में क्या हुआ? गेन। अगर रियलाइजेशन में हमें गेन हो रहा है तो क्या एंट्री बनेगी? तो उस केस में हमारी जनरल एंट्री बनेगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आ गई बात समझ में? क्लियर है आप? फिर हमारी लास्ट एंट्री है लॉस ऑन रियलाइजेशन, ठीक है। अगर हमें रियलाइजेशन में लॉस हुआ है, फर्म को रियलाइज करने पे बाय द वे हमें क्या हो गया? लॉस हो गया, तो लॉस की एंट्री क्या बनेगी? लॉस की एंट्री आपकी बनेगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्लियर है? यहाँ पे कोई डाउट है? तो ये हो गई हमारी नॉर्मल एंट्रीज जो कि रियलाइजेशन से रिलेटेड है। अभी हम कुछ स्पेशल एंट्रीज के बारे में भी डिस्कस करेंगे, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे, नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टाटा।